हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग ये रिलेशन पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, या F = R/2 और R = 2F। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये दर्पण अवतल हो या उत्तल दोनों के लिए वैलिड होगा। तो हम लोग अवतल दर्पण के लिए प्रूफ करते हैं आज। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये एक गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण में ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका ध्रुव है, ये यहाँ पे इसका फोकस होता है और ये वाला वक्रता केंद्र होता है। इतना बात हम लोग पहले से जानते हैं। अब हम लोग ये पढ़े थे कि कोई भी रे अगर इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल आता है तो परावर्तन के बाद ये कहाँ से पास करता है, फोकस से पास करता है। ये बात पढ़े हुए हैं। और दूसरा हम लोग ये भी पढ़े हैं कि ये वक्रता केंद्र से जो ये लाइन आएगा ना, वक्रता केंद्र से जो रे जाता है वो दर्पण पे लंब होता है, ये इसलिए वो टकरा के उसी पाथ पे वापस चला जाता है। ठीक है, अब ये A और ये B है। ठीक है, अब देखो ये अगर अभिलंब हो गया है ना, ये नॉर्मल हो गया, तो ये वाला आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब ये आपतन के कोण हो गए, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब तो ये परावर्तन के कोण हो गए। ठीक है, यहाँ पे अगर ये दोनों रेखा समांतर है, ये I है तो ये भी I हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बातें को लिख देना, एक दो लाइन है ना। यहाँ पे B माना कि B एक अवतल दर्पण है। B एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका ध्रुव P मुख्य अक्ष PC है। मुख्य अक्ष PC है। एक किरण AB आपतित, एक किरण या AB एक किरण AB एक आपतित किरण, ऐसा लिखो। एक किरण AB आपतित किरण है, या ऐसे लिखो, एक किरण AB आपतित होकर दर्पण से परावर्तन, एक किरण AB आपतित होकर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से गुजरती है। ठीक है, चलिए। और CB जो है ना, वो दर्पण के सतह पे अभिलंब है। ये भी बात लिखो, CB जो है दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। CB क्या हो गया, अभिलंब है दर्पण सतह पर। तो परावर्तन के नियम से क्या जानते हो? परावर्तन के नियम से आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं, ये बात हम जानते हैं। तो परावर्तन के नियम से हम ये लिख सकते हैं कि ABC जो है इक्वल है किसका, CBF का। एंगल ABC इक्वल है एंगल CBF का। आपतन के कोण परावर्तन के कोण के बराबर होते हैं। यहाँ से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखो, किंतु एंगल ABC बराबर है एंगल BCF का। यहाँ लिखे ना कि ABC जो बराबर है BCF का, ये कोण और ये कोण बराबर है। किस रूल से? तो एकांतर कोण से। दो समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है, एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो गए। अब अगर दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए एंगल CBF जो है वो एंगल BCF का इक्वल हो गया। एंगल CBF BCF के इक्वल हो गया। देखो CBF
एफ और बी सी एफ, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कोण बराबर हो गए। ये कोण, ये आई है और ये वाला आर है, ये दो कोण बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर कोण बराबर होता है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होता है। अगर जो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर हो गया, मतलब ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसके दो भुजा बराबर है। और हम जानते हैं ना कि अगर दो भुजा बराबर हो गए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। और समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों त्रिभुज में कौन कौन बराबर हो गए? तो B से F का डिस्टेंस और C से F का डिस्टेंस या F से C का डिस्टेंस जो है वो बराबर है। तो BF जो है वो FC के बराबर हो गए। BF जो है FC के बराबर हो गए। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि जो B लाइन है ना, देखो ये एक्चुअल में ये लाइन और ये लाइन बहुत पास में होता है। हम लोग दिखाने के लिए इतना बड़ा बना देते हैं, बट ये लाइन और ये लाइन बहुत पास में होता है। तो ये दोनों तो बराबर हो गए। अच्छा, ये दोनों क्यों बराबर है? तो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। और ऐसा एज्यूम करना है, हमने बताया अभी कि जो पॉइंट B है और P है वो लगभग एक ही पॉइंट के पे है, ठीक है। तो यहाँ से ये तो प्रूफ हो गया कि BCF जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यदि B जो है P के बहुत निकट है, मतलब लगभग दोनों एक ही बहुत निकट हो, है ना, मतलब ये वाला बिंदु यहीं आ जाए, तो B से F से B का डिस्टेंस और F से P का डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। यानी B से F का डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा F से P से F के डिस्टेंस का। ये लगभग बराबर होगा, एग्जैक्ट उसी लाइन पे नहीं होता है, तो लगभग बराबर होगा। अब ध्यान से सुनो, ये लाइन, ये जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ही है। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि B से F का डिस्टेंस C से F के डिस्टेंस के बराबर है। तो P से F का डिस्टेंस जो है, P से F का डिस्टेंस और F से C का डिस्टेंस भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो P से S के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये वाला? तो यहाँ से ये वाला जो है वो हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं PC का हाफ। ये टोटल डिस्टेंस का, ये दो बराबर भागों में बट गया तो PC का हाफ हो गया। तो यहाँ से P से F का डिस्टेंस जो होता है फोकस दूरी होता है, और P से C जो है वो वक्रता त्रिज्या है बाई R। तो F इक्वल टू R बाई टू। PC जो है R है और PF जो है F है, तो F इक्वल टू R बाई टू या R इक्वल टू 2F के इक्वल हो जाएगा, R इक्वल टू 2F हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी पढ़ा कि F इक्वल टू R बाई टू, ठीक है, या R इक्वल टू 2F, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, हमेशा कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इस बात को याद रखना है। अब आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट। किरण आरेख जो हम लोग बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, और कैसे प्रतिबिंब कैसे बनता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए, उन सारे के लिए हम लोग रे डायग्राम के लिए कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, है ना, कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। उस रूल के यूज करके, उसमें से दो का उपयोग करके हम लोग वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, इन सारी चीज़ों के एक एक करके बात करते हैं। तो रूल नंबर 1 में क्या पढ़ना है आपको याद करना है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, या समांतर ही लिख दो, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण
ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक है। पहला रूल क्या है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद वो उसके फोकस से होकर जाती है। अब ये दोनों के लिए वैलिड है, ये अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। रूल को हमेशा याद रखिएगा अच्छे से, तब आपका डायग्राम बन पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो रूल को हमेशा याद रखिएगा। देखिए, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये यहाँ पे इसका फोकस होगा और ये यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र होगा। और ये एक उत्तल दर्पण है, यहाँ पे इसका ध्रुव होगा, ये फोकस होगा और ये इसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, हमने रूल क्या पढ़ा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से पास करेगा? फोकस से। यहाँ भी ऐसा ही बनाइए, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से पास करेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा? अपने को ऐसे चला जाएगा, लगेगा कि फोकस से पास हो रहा है, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण के केस में ऐसा फील होगा और ये अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में तो आपको क्या होगा? रियल में पास करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये के बाद पहला रूल क्या याद रखना है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर जाती है। एकदम बेसिक से रूल याद रखना है। दूसरा रूल में आते हैं, रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि दर्पण के फोकस से होकर परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। पहला था क्या कि अगर समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। पहला क्या था? अगर समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, इस बात को याद रखना है। अब दूसरा में क्या है कि बोल रहा है कि अगर फोकस से आ रहा है, मतलब फोकस की दिशा में आपतित हो रही है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? ये देखिए, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये फोकस, ये ध्रुव, ये फोकस और वक्रता केंद्र। अब यहाँ पे बोला है कि फोकस की दिशा में अगर आपतित हो रही है, ठीक है, अगर फोकस से आ रहा है तो टकरा के वापस कैसे जाएगा? समांतर हो जाएगा। इसमें क्या है? समांतर आ रहा था तो फोकस से जा रहा था, इसमें फोकस से आ रहा है तो समांतर चला जाएगा। ठीक है, ये अवतल के लिए और ये उत्तल के लिए भी, दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए और दोनों काम हो जाए। ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे फोकस की दिशा में देखिए, ये ऐसे फील हो रहा है कि फोकस के दिशा में ये आपतित हो रहा है, तो यहाँ से ये समांतर हो जाएगा। फोकस की दिशा में अगर आपतित हो रहा है तो परावर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। रूल नंबर 2 हो गया। ठीक है, याद रखना है अपने को। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। पहला रूल क्या है कि पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा क्या है? फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा। पैरेलल आएगा तो फोकस से आएगा तो पैरेलल। चलिए रूल नंबर 3 में आते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि जो किरण अवतल दर्पण या दर्पण हम दोनों कर रहे हैं तो लिखते हैं, जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से
से गुजरकर परावर्तक सतह पर आती है, परावर्तक सतह पर आती है, परावर्तन के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है। ठीक है, जो किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरकर परावर्तक सतह पर आती है, परावर्तन के बाद उसी रास्ते से लौट जाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए पहला तो है, अभी भी याद कीजिए, पैरेलल आएगा तो फोकस से, मतलब समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, दूसरा है फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा, और तीसरा क्या है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, ये ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र, तो अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी, ठीक है, तो परावर्तन के बाद वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। ठीक है, और ये अवतल के लिए वैलिड है और उत्तल के लिए भी वैलिड है। ठीक है, ये उत्तल के लिए भी वैलिड है। यहाँ पे ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब अगर वक्रता केंद्र में आ रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे, तो ये वक्रता केंद्र से ही इसी पे वापस लौट जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 3 हो गया। और एक रूल और है लास्ट, 4 नंबर रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि जो प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, वह प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई परावर्तित हो जाती है। यानी रूल क्या था, एंगल I इक्वल टू एंगल R को ओबे करता है, फॉलो करेगा। समझते हैं इस चीज़ को क्या बोला है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव के पे आपतित हो रही है ना, मान लो एक अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अगर ध्रुव पे आ रहा है I कोण बना के, तो ध्रुव के साथ R कोण बना के जाएगा और I इक्वल टू R जो है वो बराबर होता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए और ये उत्तल के लिए भी वैलिड है। जितने भी रूल अभी हम लोगों ने पढ़ा वो सारा अवतल के लिए भी वैलिड है और उत्तल के लिए भी वैलिड है। ये कैसा है, उत्तल के लिए। देखिए अगर ध्रुव के साथ I कोण बना के आ रहा होगा तो ध्रुव के साथ ही R कोण बना के वापस चला जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना रूल याद रखना है, 4 रूल हम लोगों ने पढ़ा। फिर से एक बार रिकैप कर लीजिए। पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से। दूसरा क्या है, फोकस से आएगा तो समांतर हो जाएगा। और तीसरा क्या है कि अगर वक्रता केंद्र है ना, C वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है तो वो परावर्तन के बाद उसी पाथ पे वापस लौट जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र जो होता है ना वो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और रूल नंबर 4 में क्या है कि अगर ध्रुव के साथ I कोण बना के आएगा तो वो उसी से R कोण बनाता हुआ चला जाएगा और ये I और R जो होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो चारों आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग
एक एक करके इसका इमेज बनाएंगे। 6 कंडीशन बनेगा, है ना, 6 कंडीशन बनेगा इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो एक एक करके देखेंगे। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। अलग अलग दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा ये हम लोग देखेंगे। अच्छा, अवतल दर्पण में कितना कंडीशन बन सकता है? तो 6 कंडीशन बनाएंगे हम लोग। एक बार समझ लीजिए कहाँ कहाँ बनेगा। ये ध्रुव है, ये फोकस है और एक वक्रता केंद्र है। तो सबसे पहले हम एक बार अनंत पे रखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। तीसरा वक्रता केंद्र पे रखेंगे। चौथा नंबर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे। पांचवा नंबर फोकस पे और छठा नंबर इन दोनों के बीच में। तो अवतल दर्पण में ये 6 कंडीशन बनेगा। आपको इन 6 कंडीशन में आपको डायग्राम बनाना है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, है ना। तो इन सारे को बनाना है, ठीक है। तो पहला कंडीशन कहाँ है? वस्तु जो है ये अनंत पे है। पहला ही कंडीशन एक डायग्राम से हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित है। अब देखिए, अगर वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये है। अब इसको डायग्राम से सिखाते हैं, है ना। अच्छे से समझिए, एक बार समझ में आ जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। एक अवतल दर्पण बनाए, यहाँ पे इसका ध्रुव है, ध्रुव से फोकस दूरी और फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक अनंत है ना, इधर अनंत बोल देते हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है, तो अगर कोई समांतर किरण आएगी तो कहाँ से पास करती है? फोकस से। अभी रूल पढ़े हैं कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहाँ से पास करेगा? फोकस से। मान लो एक वस्तु नीचे भी बना के दिखा देते हैं। यहाँ से समांतर आ रही है, तो समांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ये सीधा बनेगा। हम हाथ से बना रहे हैं, आप पेन से ये स्केल के साथ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वस्तु है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो पहला आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना और कैसा बना, है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? वस्तु अगर अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? फोकस पे। वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। याद रखना है, वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति आइए, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो एक बात याद रखना है अपने को, क्या कि अवतल दर्पण में सारा कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनता है। एक कंडीशन को छोड़ के, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगा तब, बाकी सारे कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, इतना बात याद रखना है। तो प्रतिबिंब प्रकृति कैसा है? तो पहला तो है कि वास्तविक बनेगा, याद रखना है इसको। अवतल दर्पण में सारे कंडीशन में वास्तविक बनेगा, एक को छोड़ के। और जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ये भी बात फिक्स है। और वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही छोटा होगा। वस्तु की अपेक्षा जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही छोटा होगा, है ना। तो इसको इंग्लिश में अगर लिखे तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक को रियल बोलते हैं, उल्टा को इन्वर्टेड बोलते हैं, और बहुत छोटा को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हमने बना दिया। जब वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा, स्थिति क्या होगा, ये सारा पूछता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा चलते हैं। यहाँ पे था ना अनंत, वस्तु कहाँ पे रखे? अनंत पे। अब क्या रखना है? सी से पहले। तो वस्तु को कहाँ रखना है? जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच हो। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। याद रखना है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपको डायग्राम बनाना है और डायग्राम से देखेंगे कहाँ पे बनता है। ठीक है, पहला ये चीज़ है, एक अवतल दर्पण बना दिए। ठीक है, और यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया फोकस वक्रता केंद्र, और यहाँ पे एक वस्तु को रख दिए ए बी। इस वस्तु का नाम है ए बी। ठीक है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और याद रखना है किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए दो रे को खींचना जरूरी है। दो रेखा किरण आरेख खींचेंगे तो दो किरण, एक तो ये है समांतर आया तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, समांतर आया तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। और एक खींच सकते हो कि वक्रता केंद्र से जो पास करेगा वो क्या होता है, दर्पण पे उसी पाथ पे वापस लौट जाता है। वक्रता केंद्र से पास करने वाला जो आएगा, जैसे आएगा वैसे ही वापस हो जाता है। तो जहाँ पे दोनों कटा वहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो ये वाला प्रतिबिंब हो गया इसका नाम लिखो ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे ए बी जो है वो वस्तु है और ए डैश बी डैश जो है वो इसका प्रतिबिंब है। ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और प्रकृति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है ये बताना है। तो देख लो कहाँ पे दिख रहा है, सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। याद रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, और कैसा बना, प्रतिबिंब की प्रकृति बता दीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा हो गया, एक तो वास्तविक बनेगा, फिक्स है। ठीक है, वास्तविक होगा तो उल्टा बनना भी फिक्स है, वास्तविक होगा तो उल्टा भी बनना फिक्स है। और तीसरा क्या है, वस्तु से छोटा दिख रहा है आपको, है ना, तो वस्तु से छोटा, बहुत छोटा नहीं बोलेंगे, वस्तु से छोटा बोलेंगे, वस्तु से छोटा। तो ये दूसरा कंडीशन था कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। एक कंडीशन और पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं तीसरा। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, अब वस्तु सी पे है, वक्रता केंद्र पे ही वस्तु है। तो देखिए ये एक अवतल दर्पण बनाया हमने, सब आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के हेल्प से बनाइएगा, एकदम एग्जैक्ट। यहाँ पे पोल है, यहाँ से जितना दूरी लीजिएगा उतना ही यहाँ लीजिएगा, हम अंदाज से ले रहे हैं। ध्रुव और फोकस, और वस्तु को यहाँ पे रख दिए, है ना। तो यहाँ से दो किरण को खींचना है, एक समांतर किरण आएगी तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है, और एक फोकस से आएगी, देखो एक फोकस से आ रही है, फोकस से आने वाली किरणें समांतर चली गई, मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों देखो यहीं पे कट रहा है। अगर ए बी एक वस्तु है तो ए डैश बी डैश वहीं पे बन गया। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। याद रखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर, एट सी। ठीक है, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति किस नेचर का बना, तो इसका नेचर बता दीजिए। तो अभी नेचर में हमने सिखाया है कि वास्तविक तो है,
वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, एक कंडीशन में ही काल्पनिक बनेगा, बाकी में वास्तविक। वास्तविक होगा तो उल्टा भी बनेगा, ये भी बात फिक्स है। और अभी देख रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इसके आगे जो 3 कंडीशन है वो आप ट्राई करके आइएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।